हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लक्स टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 101 टू 125 बायोलॉजी सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है 101, सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडलबर्ग। मतलब ये कि जो मेंडल ने पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट पाइसम सटाइवम पर, उसमें जिन कैरेक्टर्स की स्टडी की थी उन्होंने, उन कैरेक्टर्स में जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और रेसेसिव ट्रेट्स हैं, उनमें से डोमिनेंट कौन से हैं वो पूछे हैं। तो हम लोगों को पता है कि 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी मेंडल ने, और 7 कैरेक्टर्स में पहला था हाइट ऑफ प्लांट, पहला है हाइट ऑफ प्लांट, दूसरा है पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, थर्ड है कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, फोर्थ है शेप ऑफ पोड, पोड दैट मीन्स जो फली होती है मटर की वो, एंड अनदर वन इज कलर ऑफ पोड, एंड नेक्स्ट है शेप ऑफ सीड, एंड अनदर वन इज कलर ऑफ सीड। ये 7 कैरेक्टर्स थे जिनकी स्टडी जो है वो मेंडल ने की थी, और ये कैरेक्टर्स हैं पी प्लांट के। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, इनके 2 ट्रेट्स थे। 2 ट्रेट्स में से एक था डोमिनेंट और एक था रेसेसिव। तो अगर हाइट ऑफ प्लांट को देखें तो उसका डोमिनेंट ट्रेट था टॉल, और जो रेसेसिव ट्रेट था वो है ड्वार्फ। अगर आप पोजीशन ऑफ फ्लावर को देखें तो डोमिनेंट ट्रेट था एक्सियल और रेसेसिव ट्रेट है टर्मिनल। कलर ऑफ फ्लावर में देखें तो वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट जो कलर है वो रेसेसिव है। शेप ऑफ शीड में इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड दैट मीन्स फूला हुआ, और जो रेसेसिव है वो है कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद कलर ऑफ पोड में देखें तो फली जो है वो ग्रीन कलर की डोमिनेंट ट्रेट है, और येलो जो फली है वो रेसेसिव है। शेप ऑफ सीड में राउंड डोमिनेंट है और रिंकल जो है वो रेसेसिव है, और कलर ऑफ में जो है ग्रीन, सॉरी येलो जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। तो अगर देखें आप तो यहां इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर दैट मींस पाइसम सटाइवम पी प्लांट पर जिन कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, उनके डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से हैं। तो अगर हम लोगों को डोमिनेंट ट्रेट्स देखना है तो ये जो आगे आगे लिखे हैं ऑब्लिक के, वो सारे डोमिनेंट है। तो हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में सारे ट्रेट्स डोमिनेंट दिए हुए हैं। राउंड शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड में राउंड जो है वो डोमिनेंट है, इसका मतलब ये सही है। कंस्ट्रिक्टेड पोड, पोड शेप ऑफ पोड कंस्ट्रिक्टेड तो रेसेसिव है, इसका मतलब ये वाला ट्रेट रेसेसिव है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रीन पोड ऑफ कलर, कलर ऑफ पोड में ग्रीन डोमिनेंट है, ये सही है। इन्फ्लेटेड पोड ऑफ शेप, शेप ऑफ पोड में इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, इसका मतलब ये भी डोमिनेंट है। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सियल डोमिनेंट है, इसका मतलब कि इस बी ऑप्शन में दिए हुए तीनों ट्रेट्स पाइसम सटाइवम के डोमिनेंट है, इसका मतलब आंसर होना चाहिए बी। पर हम सी और डी को भी देख लेते हैं। येलो सीड कलर, सीड कलर ऑफ सीड येलो डोमिनेंट है। वॉयलेट फ्लावर कलर, वॉयलेट फ्लावर कलर ये भी डोमिनेंट है। एंड येलो पोड कलर, येलो पोड कलर, कलर ऑफ पोड येलो रेसेसिव है, इसका मतलब ये वाला रेसेसिव ट्रेट है, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है। ग्रीन पोड कलर, कलर ऑफ पोड ग्रीन डोमिनेंट है। ग्रीन सीड कलर, ग्रीन सीड कलर ये रेसेसिव है, इसका मतलब यहां पे ये जो ग्रीन सीड कलर वाला ट्रेट है वो रेसेसिव है, ये दोनों भी गलत हो गए। तो 101 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि इस ऑप्शन में तीनों जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, अ टेस्ट क्लोज इज कैरिड आउट टू, एक्चुअली यहाँ पे 2 की जगह 1 होना चाहिए, 2 भी सही है लेकिन एग्जैक्टली अगर देखें तो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टेस्ट क्लोज क्यों होता है। अगर आप टेस्ट क्लोज देखें तो F1 जनरेशन का होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस, ये अगर हम देखें तो ये है होमोजाइगस डोमिनेंट और ये है होमोजाइगस रेसेसिव। यहां से जो गेमेट आता है वो एक आएगा कैपिटल टी एक ही तरह का, और यहाँ पे भी एक ही तरह का आएगा स्मॉल टी, और जब दोनों मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे जो मेंडल ने किए थे क्रॉस, तो वहां उन्होंने बोला था कि जब भी दोनों तरह के एलील, एक ही कैरेक्टर के 2 एलील हो सकते हैं, और दोनों तरह के एलील अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में है तो उनमें से कोई एक अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है वो होता है डोमिनेंट। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो टॉल बनाता है और ये डोमिनेंट है, इसका मतलब इस कंडीशन में प्लांट बनेगा टॉल। ये प्लांट है टॉल, यहाँ पे दोनों टी, और ये प्लांट है ड्वार्फ।
तो यहां अगर देखें आप तो ये टॉल है। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप है जो आप बाहर से देख के नहीं बता सकते, आपको केवल दिखता है फिनोटाइप। दैट मींस आपको प्लांट दिखेगा टॉल। अब जब आप प्लांट को देखेंगे, आप टॉल प्लांट को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कैपिटल टी वाला भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है। तो ये जो टॉल प्लांट F1 जनरेशन में आपको मिला है ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस और डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए कंडीशन है होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे हेट्रोजाइगस है क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के, और हे डोमिनेंट क्योंकि कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेंट वाला ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो टोल दिख रहा है ये सिर्फ दिख रहा है ऐसा है, तो ये टोल का जीनोटाइप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है। कौन सा जीनोटाइप है F1 जनरेशन में, ये अगर पता करना होता है तो आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या है, F1 जनरेशन का क्रॉस आप होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस है। और ये इसलिए जानने के लिए होता है क्योंकि ये जो F1 जनरेशन है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव। तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में समझ में आ रहा है कि टेस्ट क्रॉस कहां यूज हो रहा है। टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, क्यों करते हैं, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट। हाँ, तो यही तो किया हमने कि ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो टॉलनेस दिख रही है वो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में से किसके कारण है, यही जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। तो हम दूसरे आंसर भी देख लेते हैं। प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, मतलब कि दो ट्रेट्स जो है वो लिंक्ड है क्या, ये जानने के लिए करते हैं क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एसेस द नंबर ऑफ एलिल्स ऑफ अ जीन, एक जीन के कितने एलिल्स हो सकते हैं ये जानने के लिए करते हैं क्या, नहीं। डिटरमाइन वेदर टू स्पीसीज और ब्रीड सक्सेसफुली, ये भी नहीं है, इसका भी नहीं है। इसका मतलब 102 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F1 जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। टू एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड इन, एलेलिक जीन्स दैट मींस एलिल्स, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स। अगर आप एलिल की बात करते हैं तो एलिल्स जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन वाले भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले भी हो सकते हैं, पर कहीं पे भी हो। अगर आप देखें तो अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं, और ये पेयर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। और ये कॉपी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने जीन्स होंगे उतने ही जीन्स जो है वो आपको इसके साथी क्रोमोसोम मतलब दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे दिखेंगे। तो एलिल्स वो जीन्स का पेयर होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जीन लोकस पर होते हैं। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में एलिल है, ये और ये दोनों आपस में एलिल है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जीन लोकस पर है। और किसी ऑर्गेनिज्म में दूसरे क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस है। तो ये वाला जीन इनमें से किसी के साथ एलिल नहीं है, और ये वाला जो बोला मैंने इसके साथ एलिल है, ये वाला इसके अलावा किसी और के साथ कभी भी एलिल नहीं होगा। मतलब एलिलिक जीन्स वो जीन्स होते हैं या वो एलिल्स होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जीन लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन किस ऑप्शन में है वो देख लेते हैं हम लोग। एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑन सेम जीन लोकस, सही है। सेम जीन लोकस, जीन लोकस मतलब क्रोमोसोम पे वो साइट जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जगह है, इसलिए टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन सेम जीन लोकस या जेन लोकाई या लोकाई, ये बात एक ही है। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। द सेम क्रोमोसोम एट डिफरेंट लोकाई, गलत, अलग अलग जगह पे अगर होंगे तो वो आपस में एलिल नहीं होंगे। ये दोनों आपस में एलिल हैं, ये और ये आपस में एलिल है, पर ये वाला इसके अलावा किसी और के साथ एलिल नहीं है। फिर टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑन डिफरेंट लोकाई, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे पर अलग अलग लोकस पे तो हो ही नहीं सकते। एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकस पे हैं तो वो भी नहीं हो सकते। और टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन तो कभी एलिल हो ही नहीं सकते। पहला ऑप्शन जो है वो ये बोल रहा है कि एक अलग अलग क्रोमोसोम है होमोलोगस, टू होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही जगह पे है, और ये बोल रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग जगह पे है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी ऑप्शन कोई भी एलिल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए 103 का आंसर होगा ए, क्योंकि ए में ही आपको सही डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन 104। F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस शोड दैट बोथ, अब पहली बात तो ये कि मेंडेलियन क्रॉस बोल दिया है, ध्यान रखना। F2 जनरेशन बोला, शोड दैट बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो आर सेम इज 1:2:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो है वो दोनों कॉमन है, मतलब क्या है 1:2:1 है। इट रिप्रेजेंट केस, अगर आप देखें मेंडल का क्रॉस अगर करते हैं आप और आप F1 जनरेशन में अगर देखते हैं तो आपको फिनोटाइप रेशियो जो है वो आपको मिलता है 3:1 का। फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर आप देख सकते हो, और जो जीनोटाइप रेशियो देखते हैं आप लोग वो आपको मिलता है 1:2:1 का। मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप अलग अलग होते हैं अगर मेंडल का क्रॉस होता है, मेंडल के लॉज अगर अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको बोला है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम है, और अगर जीनोटाइप फिनोटाइप आप सेम देखते हो तो वो मेंडेलियन क्रॉस नहीं होता।
वो मेंडल की तरह से क्रॉस कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स मेंडल के रिजल्ट के हिसाब से नहीं मिलते। और वो 1:2:1 का रिजल्ट आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है आपको कोडोमिनेंस में, और एक जगह आपको देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आपको जो है वो कोडोमिनेंस में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस ज़लापा वाला एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जिसमें रेड, पिंक और व्हाइट का रेशो जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:2 देखने को मिलता है, 2:1 देखने को मिलता है। कोडोमिनेंस में हम स्किन कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स देखते हैं, जिसमें ब्लैक, ग्रॉन और व्हाइट का रेशो हमको 1:2:1 देखने को मिलता है। मतलब आप इन दोनों ऑप्शंस को ढूंढोगे कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जीनोटाइप फिनोटाइप 1:2:1 मिलेगा। तो कोडोमिनेंस ये है, सही है। डायहाइब्रिड क्रॉस में तो आपको 16 प्लांट्स मिलते हैं, और वहां पे जो रेशो होता है वो 9:3:3:1 का होता है, तो 1:2:1, तो ये तो टोटल 4 प्लांट्स हो रहे हैं, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है विद कंप्लीट डोमिनेंस। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं और मेंडल के लॉज देखते हैं, तो कंप्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन में आपको 3:1 का रेशो मिलता है, क्योंकि मेंडल क्या जीनोटाइप जो है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये भी टॉल और ये भी टॉल, और रेशो होता है जीनोटाइप 1:2:1, तो फिनोटाइप जो होता है ये दोनों मिलके 3 बना लेते हैं, तो ये नहीं होगा। और फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी सही है। अगर आप देखें तो आपको कोडोमिनेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको समझ में आ रहा है कि दोनों कंडीशंस में आपको रेशो जो है वो फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों 1:2:1 मिलेंगे। लेकिन हमको अब दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, ए और डी, लेकिन हमें चूज करना है एक, तो दोनों में से जो ज्यादा सही होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन कर दिया है, इस ऑप्शन में ज्यादा इंफॉर्मेशन है कंपेयर टू कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में भी देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। तो ज्यादा सही एक्सप्लेनेशन हमको देखने को मिलता है डी ऑप्शन में, इसीलिए आंसर होगा डी। 104 का आंसर डी। 105, अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ हैज अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ। एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप O है और उसका एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप भी O है। इफ शी क्लेम्स अ फ्रेंड ऑफ हर विद ब्लड ग्रुप A हैज फादर, मतलब ये कि एक A ब्लड ग्रुप वाले पुरुष मेल को उसके फादर होने का क्लेम कर रही है, तो जीनोटाइप ऑफ द फादर शुड बी, तो अगर वो उसका फादर हुआ तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये फीमेल है, फीमेल का ब्लड ग्रुप O है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप O होता है तो उसका जीनोटाइप IO होगा, और उसका जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप भी O है, मतलब उसका जीनोटाइप IO होगा। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप एलिल्स देखते हैं तो उसमें दो एलिल्स होते हैं, जिनमें से एक उसको उसके फादर से मिला होता है, एक उसको मदर से मिला होता है। तो अगर यहां से देखें तो मदर से एक IO तो आ सकता है, क्योंकि दोनों IO है और आ सकता है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप है तो A ब्लड ग्रुप वाले किसी भी व्यक्ति का जीनोटाइप IA हो सकता है या IO हो सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जीनोटाइप IA या IO, अगर यही इसका फादर है, और होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर आप देखें तो एक IO तो मदर से मिला और एक IO फादर से मिलेगा। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जीनोटाइप IA हुआ तो यहां से तो कभी भी IO नहीं आ सकता, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, IO, तभी IO यहां पे आ सकता है। तभी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जिसका जीनोटाइप ये है और O ब्लड ग्रुप वाली महिला जिसका जीनोटाइप तो यही होगा, का बच्चा O ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है। इसका मतलब जो फादर है उसका जीनोटाइप होना चाहिए IO, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है सी ऑप्शन में। 105 का आंसर होगा सी। 106, which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both of the parent, कि आपको कौन सा कंसेप्ट इन ऑप्शन में से दिख रहा है जो ऐसे कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है जहां पे दोनों पेरेंट्स, बोथ ऑफ दी पेरेंट्स के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। तो वो एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कोडोमिनेंस में। अगर आप ब्लैक कैटल का क्रॉस व्हाइट कैटल से कराएंगे तो आपको जो F1 जनरेशन मिलती है, मतलब उनकी जो अगली पीढ़ी मिलती है, जनरेशन मिलती है, उसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर आते हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर एक साथ दिखते हैं, तो वो एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं सह प्रभाविता, मतलब सह मतलब साथ में, तो साथ में दोनों एक्सप्रेस होते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर्स। तो आपको दिखेगा 106 का आंसर सी। 107, मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 एंड देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये कॉलम 1 में कुछ टर्म्स दी हुई है, उनका एक्सप्लेनेशन कॉलम 2 में दिया हुआ है, तो आपको चूज करना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन कॉलम 2 में दिए हुए एक्सप्लेनेशन से सही है। तो डोमिनेंस देखते हैं। डोमिनेंस मेंडल ने बोला था कि अगर दो अलग अलग तरह के एलिल्स एक साथ होते तो उनमें से कोई एक अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है। तो इनमें से देखते हैं, मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, नहीं, ये जब बहुत सारे जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब ये जो पहला वाला है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है।
दूसरा, इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो ये वही तो बात है, दो अलग अलग तरह के एलील में से कोई एक अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये एग्जांपल है डोमिनेंस का। तो मतलब पहला वाला जो ए है उसको मैच कर रहा है कौन, 2 वाला। फिर ये कोडोमिनेंस में जब दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, ये दोनों तुम्हें तो नहीं है। इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मतलब बी का हो गया थर्ड, क्योंकि दोनों कैरेक्टर जो है वो एक साथ अगली जनरेशन में आ रहे हैं, तो बी का हो जाएगा थर्ड। सी, प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी में होता है कि जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता हुआ दिखता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हुए दिखेंगे, तो अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स, ये प्लियोट्रोपी है। सी का मतलब हो गया किसके साथ मैच, फोर्थ के साथ मैच। और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये रहा 1, ये हमने लिखा ही है यहाँ पे, तो डी का हो जाएगा 1। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं जिनमें मैच हो रहा है ए 2 से, बी थर्ड से, सी फोर्थ से और डी 1 से। तो ए जो है वो सेकंड, इसमें इन दोनों में दिख रहा है, मतलब ये वाले ऑप्शन गलत हो गए। फिर बी जो है वो दिख रहा है थर्ड से, तो बी थर्ड से केवल इसमें दिख रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। और देख लेते हैं सी फोर्थ से हो रहा है और डी 1 से हो रहा है, इसका मतलब आंसर होगा हमारा डी। जो भी यहाँ पे टर्म्स दी हुई है उनके एक्सप्रेशन को हमने मैच किया है। अगला देखते हैं 108, इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 हाइब्रिड फ्लाइज, F1 hybrid flies, more parental offsprings were produced than the recombination type offsprings. This indicates, मतलब ये कि आपने जब टेस्ट क्रॉस कराया तो आपको मोस्ट ऑफ दी जो ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, जो संतानें पैदा हुई हैं, वो पेरेंटल वाली ज्यादा है, मोर है, बहुत सारी है। इसका मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट्स कम बने हैं, तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ होगा क्योंकि जीनों ने आपस में अदला बदली नहीं की होगी, नहीं की होगी क्यों, क्योंकि लिंकेज होगा, जीन साथ साथ जुड़े होंगे। तो इसका मतलब ये कि 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। हाँ, लिंक जीन जो होते हैं ना वो एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, तो उसी क्रोमोसोम पे होंगे, सेम क्रोमोसोम। तो ये सही एक्सप्लेनेशन लग रहा है। बाकी देखते हैं, बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन। जब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, लिंकेज नहीं कहते। द 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो लिंक्ड तो हो ही नहीं सकते। क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, हाँ ये लिंकेज है, सेपरेट नहीं हुए हैं, ये सही है। लेकिन ज्यादा सही क्या है इसमें, लिंक्ड तो बोला, ये भी लिंक्ड बोला, ये फेल बोल दिया, फेल बोल दिया कि अलग अलग नहीं हुए। बोला सेपरेट मियोसिस के दौरान सेपरेट नहीं हुए, मतलब साथ साथ रहे, तो इसका मतलब लिंकेज ही है। लेकिन लिंकेज है तो वहां पे सेम क्रोमोसोम वाला कंसेप्ट जो है, इसका मतलब ये कि एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा अच्छा है, दिया हुआ है ए ऑप्शन में, इसलिए हमारे लिए ज्यादा सही क्या होगा, ए। ठीक, 108 का आंसर होगा ए। 109, मेंडल वाज नॉट एबल टू गेट एनी लिंकेज, मेंडल ने जब स्टडी की थी तो लिंकेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए मेंडल को लिंकेज के बारे में पता नहीं था। इसलिए उसने कहा था कि किसी भी कैरेक्टर का कोई भी एलील, किसी भी कैरेक्टर का, ये हमने दिया शेप ऑफ सीड राउंड वाला, और ये कलर ऑफ सीड येलो और ये ग्रीन वाले, किसी के साथ भी जा सकता है, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मेंडल को लिंकेज के बारे में पता होता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाता। तो मेंडल वाज नॉट एबल टू गेट लिंकेज क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिख रहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण वो लिंकेज के बारे में नहीं बोल पाया। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर होगा सी। 110, which of the following conditions correctly describe the manner of determining the sex in the given example, मतलब सेक्स टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप सेक्स टर्मिनेशन देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड्स होती है जिनकी वजह से सेक्स टर्मिनेशन होता है। तो यहां हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सी मेथड के बारे में बात की जा रही है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स XX प्रोड्यूसेस मेल इन ड्रोसोफिला, एक्चुअली ये बोला कि जो मेल ड्रोसोफिला है उसमें दोनों क्रोमोसोम XX होते हैं, गलत है। क्योंकि अगर ड्रोसोफिला में आप देखें तो ड्रोसोफिला में हमारी तरह ही होता है। ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होते हैं, जहां पे 6 ऑटोसोम्स और X और Y, 6 क्रोमोसोम मेल में, और फीमेल को देखेंगे तो 6 + XX होता है। तो जिस तरह से हमारे ह्यूमन बीइंग में मेल XY अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे ही ड्रोसोफिला में भी मेल में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहां बोल दिया होमोजाइगस XX, इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत। X0 टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन इन मेल सेक्स इन ग्रासहॉपर, अगर आप देखें तो XX और XY टाइप का सेक्स टर्मिनेशन ये ड्रोसोफिला में और हमारे अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा ही एक और सेक्स टर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है XX X0, जहां पे ये होता है मेल और ये होता है फीमेल। मतलब मेल के अंदर आपको एक क्रोमोसोम कम मिलेगा, केवल X एक ही मिलेगा, Y भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे फीमेल में 2 X मिलते हैं। तो अगर, और ये एग्जांपल आपको कॉकरोच, ग्रास हॉपर इनमें देखने को मिलता है, ग्रास हॉपर में, कॉकरोच में, यहाँ आपको इस तरह का सेक्स टर्मिनेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है X0 टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर, ये सही है क्योंकि मेल में X0 है और X0 टाइप का ही बोला और ग्रास हॉपर इसका एग्जांपल है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही प्रेडिक्ट कर रहा है।
होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम इन जेड डिटर्मिनेशन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। बर्ड्स आपकी एनसीईआरटी में बर्ड्स बने हुए हैं, हैन बनी हुई है, मुर्गा मुर्गी बने हुए हैं, तो वहां पे अगर जेड है तो ये मेल होता है और फीमेल जो होती है वो जेड डब्ल्यू होती है, लेकिन इस ऑप्शन में जेड जेड फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया, इसका मतलब ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। हेटेरोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम इन जेड डब्ल्यू फीमेल में होता है, डिटर्मिनेशन यहाँ मेल बोल दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है बी, 110 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 111 फ्रॉम द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली वन कैन मेक एन एनालिसिस दैट। अब इस पेडिग्री को अगर आप देखें तो इसके पेडिग्री में आपसे ये पूछते हैं कि ये सेक्स क्रोमोसोमल रिलेटेड डोमिनेंट डिसीज है या ट्रेट है या फिर ऑटोसोमल रिलेटेड है, मतलब सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट, सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है इस पेडिग्री में, ये बताना है कि कौन सा ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ इट इज एन एलोसोमल डोमिनेंट, एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स, इसलिए सेक्स क्रोमोसोमल वर्ड है। और ऑटोसोमल तो जानते ही हैं आप, एलोसोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोमल जानते हैं। तो इस पेडिग्री में ये जो ट्रेट है, जो रिप्रेजेंटेशन है किसी कैरेक्टर या ट्रेट का, वो एलोसोमल डोमिनेंट मतलब सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव है या ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये पता करना है। तो अगर आप पेडिग्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ये जो दिए हुए हैं ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स या अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, आपको ये देखना है कि किसी भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं क्या। अगर ऐसा देखने को मिलता है कि देखो ये अफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, अफेक्टेड बच्चा है, इसके माता पिता में से अफेक्टेड है, इसका मतलब यस, ये अफेक्टेड है, इसके माता पिता नहीं है, इसका मतलब आपको यहाँ पे सभी अफेक्टेड बच्चों के माता पिता अफेक्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डिसीज होती है रेसेसिव। अगर आपको ऐसा दिखता है कि सभी अफेक्टेड बच्चों के माता पिता अफेक्टेड होते तो वो डिसीज होती, ट्रेट होता डोमिनेंट। तो अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक भी अगर ऐसा होता ना तो हम इसको बोल देते हैं डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है वो क्या है, रेसेसिव है। समझ आया आपको? ये यहाँ पे आपको जो है वो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपको जो है वो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये कैसा, रेसेसिव। और रेसेसिव है तो आपके ये डोमिनेंट ट्रेट वाले जो ऑप्शन है ये गलत हो गए, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको ये देखना है कि ये सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव है या ऑटोसोमल रेसेसिव है। अगर आपको ये जानना है कि रेसेसिव है तो वो ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल है, तो आप अफेक्टेड फीमेल को देखें। अफेक्टेड फीमेल के फादर अगर अफेक्टेड दिखते हैं आपको तो वो एक्स लिंक्ड होता है, लेकिन ये अफेक्टेड फीमेल के फादर यहाँ पे अफेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, इसलिए वो क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। तो ये जो पेडिग्री दी हुई है 111 नंबर के क्वेश्चन में, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, किसी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का। तो आंसर होगा डी। 112 इफ अ कलर ब्लाइंड मेल मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन। एक मेल है और कलर ब्लाइंड है XCY, और ये एक फीमेल से शादी करता है जिसमें विजन जो है वो नॉर्मल है और वो होमोजाइगस है, मतलब XX है ऐसा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, इसके लड़के के कलर ब्लाइंड होने की संभावना कितनी है। तो जब ये मेल स्पर्म बनाएगा तो एक स्पर्म में जाएगा XC और एक स्पर्म में जाएगा Y, और यहाँ पे जब फीमेल ओवम बनाएगी तो X जा सकता है या X जा सकता है। अब लड़कों को देखना है तो हमें इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसे ही देखते हैं। XY ये लड़का नॉर्मल, XY ये लड़का भी नॉर्मल, मतलब जो भी ये जो मेल है कलर ब्लाइंड मेल की शादी जब नॉर्मल विजन वाली फीमेल से होती है तो जो उनके लड़के होंगे वो एक भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा, मतलब कितने, 0%। तो कलर ब्लाइंड सन की संभावना कितनी है, 0%। ए आंसर होगा। 113 which of the following most appropriately describes हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है appropriately डिस्क्राइब कर रहा है हीमोफीलिया को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया में एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन जो है वो खराब हो जाता है। अगर आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल रहे हो तो क्रोमोसोम पूरा का पूरा डिफेक्टेड होगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड जीन रिलेटेड, क्योंकि उसमें पूरा क्रोमोसोम खराब नहीं होता, जीन खराब होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन रिलेटेड रेसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड जीन रिलेटेड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल रिलेटेड तो है नहीं। क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो होते हैं। डोमिनेंट जीन नहीं हमने लिखा है यहाँ पे, रेसेसिव है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, रेसेसिव सही है और जीन खराब होता है, जीन रिलेटेड है, इसलिए ये सही होगा। एक्स लिंक रेसेसिव जीन रिलेटेड डिसऑर्डर ये भी सही होगा, ये ज्यादा सही है क्योंकि हमने बोला एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन रिलेटेड रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है, ये वाला ज्यादा सही होगा इसके कंपैरिजन में। तो आंसर होगा डी। ये वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि रेसेसिव जीन बोला और रेसेसिव जीन ऑटोसोम का भी हो सकता है, तो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन जो आपको दिख रहा है वो डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 113 का आंसर होगा डी।
सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट ड्यू टू म्यूटेशन कॉज्ड बाय, अब सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है सर्कुलर बाइकॉनकेव आरबीसी सिकल शेप हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन भरा होता है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, और हीमोग्लोबिन एक तरह का क्रोमोप्रोटीन है, तो इसका स्ट्रक्चर इसलिए बदला क्योंकि इस क्रोमोप्रोटीन में जो चेन ऑफ अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाती है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है उस पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह, इसकी जगह आ जाता है वेलिन अमीनो एसिड, वेलिन अमीनो एसिड। और ग्लूटामिक एसिड इसलिए आता है क्योंकि एमआरएनए पे कोडॉन होता है जीएजी, और वेलिन अमीनो एसिड इसलिए आता है क्योंकि एमआरएनए पर कोडॉन होता है जीयूजी। तो अगर आप देखें तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पे आता है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे, यू से। तो नया कोडॉन जो है वो जीएजी की बजाय आपको दिखता है जीयूजी, इसका मतलब ए की जगह यू आ गया, ए की रिप्लेसमेंट हुआ मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो सिकल सेल एनीमिया में आपको क्या देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, कोई जीन आया नहीं है नया, या कोई नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट नहीं होता है, डुप्लीकेशन, कोई नाइट्रोजनस बेस या जीन डुप्लीकेट नहीं होता है, कोई जीन डिलीट नहीं होता है, किसी एक की जगह कोई दूसरा तरह का आ जाता है, इसका मतलब क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन। तो 114 का आंसर जो होगा वो होगा ए, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक व्यक्ति है, एक मेल है जिसके फादर जो हैं वो कलर ब्लाइंड थे, एक CY यहां पे। अब मैरीज अ वुमेन, एक फीमेल से शादी करते हैं, हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, मतलब इनकी मम्मी जो थी वो कलर ब्लाइंड थी, और कलर ब्लाइंड कब हो सकती है फीमेल, जब दोनों एक्स के ऊपर सी हो, XC एंड नॉर्मल फादर, और इसके फादर जो है वो कैसे हैं, इनके फादर जो है वो नॉर्मल है, ऐसे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन बोला ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो अगर एक मेल है जिनके पिताजी जो है वो क्या थे, कलर ब्लाइंड, अगर इनके पिताजी से मतलब मेल से अगर मेल होता तो मेल तब पैदा होता जब यहां से पिताजी से Y आता, ठीक। इनकी मदर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब इनकी मदर को हम नॉर्मल मानेंगे तो वहां से X आएगा। तो हमें इनडायरेक्टली बोला है कि एक मेल जिसकी शादी हो रही है वो नॉर्मल मेल है, और जिन फीमेल से हो रही है उनके पिताजी नॉर्मल थे लेकिन माताजी कलर ब्लाइंड थी। तो ये जो फीमेल होगी तो पिताजी से X आएगा और यहां से XC आएगा, तो एक कोई सा भी X आए तो उस दोनों के ऊपर C है, इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि एक नॉर्मल मेल की शादी आप एक कैरियर फीमेल से कराते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखें तो ये स्पर्म बनाएगा X और एक Y वाला, और ये ओवम बनाएगी एक C और एक X वाला। और हमें बोला है मेल चिल्ड्रन, कितने मेल चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड होंगे, कलर ब्लाइंडनेस वाले होंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक मेल चिल्ड्रन तो एक CY कलर ब्लाइंड होगा और एक मेल चिल्ड्रन जो है वो नॉर्मल होगा। तो दो मेल में से एक है, इसका मतलब आंसर होगा 50%। तो 115 क्वेश्चन का आंसर होगा 50% मेल चाइल्ड जो है वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। 116 which of the following is not Mendelian disorder। Mendelian disorder जो होते हैं वो जीन रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। जीन रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनका इनहेरिटेंस जो है, जीन रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो जिनका इनहेरिटेंस मेंडल के हिसाब से होता है, इसलिए उन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो हम देखें हीमोफीलिया, अभी हमने लिखा था यहाँ पे एक्स लिंक जीन रिलेटेड है, तो ये तो है जीन रिलेटेड, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। हमसे पूछा है नॉट, तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी जीन, ऑटोसोमल जीन रिलेटेड रेसेसिव है, तो यहाँ पे भी जीन खराब होगा, इसलिए ये भी जीन रिलेटेड होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस भी हीमोफीलिया की तरह ही होता है बिल्कुल, तो ये भी नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम अभी मैंने बताया, इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो गायब हो जाता है। फीमेल में 44+ XX होते हैं, लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम है उस टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में एक X गायब हो जाता है और उसकी जगह कोई क्रोमोसोम नहीं आता, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45। क्रोमोसोम खराब हुआ, क्रोमोसोम गया, इसलिए ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, तो आंसर होगा डी। 117 द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड फिल इन द ब्लैंक्स A to C। अब ये आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल डोग्मा है, तो ये डीएनए से डीएनए बनता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ये जो शो हो रहा है ये रेप्लिकेशन है, फिर डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, तो ये रेप्लिकेशन है, ये सॉरी ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना, ये बी जो है वो ट्रांसलेशन है, और ये सेंट्रल डोग्मा, फिर प्रोटीन और एंजाइम बनते हैं। और ये प्रपोज की थी किसने, फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। तो अगर हम देखें तो ए है ट्रांसक्रिप्शन, बी है ट्रांसलेशन, सी है फ्रांसिस क्रिक। तो ए ऑप्शन में देखते हैं, ए ट्रांसक्रिप्शन सही है, बी ट्रांसलेशन सही है, सी फ्रांसिस क्रिक सही है, मतलब ए आंसर, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अब ये दूसरा देख लेते हैं, इसमें ट्रांसलेशन गलत है, ट्रांसक्रिप्शन सही है, ट्रांसलेशन ये गलत है, बी में एप्लीकेशन दे दिया ये गलत हो गया, मतलब ये तीनों जो है वो क्या हो गए, गलत हो गए। तो आंसर होगा ए। 118 इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड मतलब इनमें क्या होंगे, दो स्ट्रैंड्स होंगे और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से।
द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18, मतलब साइटोसिन जो है वो होगा 18। और आपको ये पता है चारगोफ के रूल से आप निकालते हैं कि जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, क्योंकि साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से ही जुड़ा होता है। तो ये भी होगा कितना 18। और चारगोफ का रूल बोलता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू होता है पायरिमिडिन या पिरिमिडिन। तो दोनों के दोनों कितने होंगे अगर इक्वल है तो 50-50%। और प्यूरिन होते हैं A प्लस जी और पिरिमिडिन होते हैं C प्लस टी। अगर आपको कहा गया है कि C 18 है तो ये अगर 18 है और आपको 50% करना है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 32%। तभी ये दोनों के दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 50, क्योंकि पिरिमिडिन का सम जो है वो 50% होना चाहिए। वैसे ही प्यूरिन का सम भी 50 होना चाहिए। और अगर देखें तो प्यूरिन साइटोसिन जो है 18 है तो ग्वानिन भी साइटोसिन होगा, तो एडेनिन भी 50 करने के लिए कितना होगा 32। वैसे भी एडेनिन और थाइमिन का कंसंट्रेशन सेम होता है और साइटोसिन और ग्वानिन का कंसंट्रेशन सेम होता है। तो अगर हम देखें तो साइटोसिन 18 तो ग्वानिन भी 18 और एडेनिन आया है आपके पास 32% और थाइमिन भी आया है 32%। तो अगर इस ऑप्शन में देखें तो आपसे पूछा एडेनिन का परसेंटेज, तो एडेनिन का परसेंटेज कितना है 32 और वो दिख रहा है हमें ए ऑप्शन में। अगला देखते हैं 119, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। अब जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि दो फेजेस जो देखने को मिलती है आपको, एक तो देखने को मिलता है इंटरफेज जिसमें आपको क्रोमोसोम नहीं दिखते, और एक होता है एम फेज जिसमें कैरियोकाइनेसिस दैट मींस न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस, आपको दोनों चीजें देखने को मिलती है। और एम फेज में जब आप कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं तो आपको उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज देखने को मिलता है। तो जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तब जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको एम फेज में क्रोमोसोम दिखते हैं, लेकिन उसके पहले जब इंटरफेज होती है तब आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखते। तो क्रोमोसोम्स बनते कैसे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क मतलब डीएनए थ्रेड्स के नेटवर्क से, तो वो आपको समझाने के लिए एक मॉडल है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम, और वो आपको बताता है कि किस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, और वो क्रोमोसोम बनने के लिए जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। तो किस तरह से बनता है वो अपन देखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग नहीं, न्यूक्लियोसोम ये नहीं बताता आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर, ये सही है, क्योंकि डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन H1 के ऊपर कंडेंस होता है और क्या बनते हैं क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिन फाइबर। द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोर्ट, ये नहीं, ये भी नहीं बताता न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको। ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ये भी नहीं बताता आपको। तो आपको ये बताता है कि किस तरह से डीएनए कंडेंस होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ये बताता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो इसका मतलब 119 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 120, अब जब आप ये देखते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, व्हाट आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिवन एंड अपीयरेंस एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप क्रोमोसोम को देखते हो तो आप देखते हो न्यूक्लियोसोम की तरह दिखते हैं, और न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको ये बताता है कि किस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कंडेंस होता है तो डीएनए का धागा जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर से गुजरता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर से गुजरता है, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रिंग बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। बीट्स जो है वो रस्सी के ऊपर लगे हुए हैं, ना कि रस्सी बीट के अंदर से जा रही है। तो इसलिए ये जो प्रिडिक्शन देखने को मिलता है आपको, ये देखने को मिलता है न्यूक्लियोसोम मॉडल में। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 120 का आंसर है सी। 121, द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, हैप्लॉइड कंटेंट जो है, देखो पहली बात तो हमारे अंदर जो है बिलियन में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और वो बिलियन मतलब होता है 10 to the power 9। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक है, तो हैप्लॉइड सेट जो होता है वो होता है 3.3, बी आंसर हमारा सही होगा। 2n इज इक्वल टू 6.6 होता है, तो n मतलब हैप्लॉइड 3.3 इंटू 10 to the power 9। 122, हिस्टोन्स आर रिच, हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन जो है वो कैसे प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। और बेसिक प्रोटीन अगर है, और पहली बात तो प्रोटीन है तो ये होंगे चेन ऑफ अमीनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड। और ये बेसिक प्रोटीन है, इसका मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड होंगे वो मैक्सिमम अमीनो एसिड कैसे होंगे, बेसिक होंगे। और बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन और अर्जिनिन जो है वो बेसिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है वो ज्यादातर किस अमीनो एसिड से बने होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन से। तो आंसर होगा 122 का बी। 123, द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ, कि आपको फाइनल प्रूफ जो है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने दिया था। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए थे 1928 में, जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। ग्रिफिथ ने किया था 1928 में, फिर अप्रॉक्स 1943 के आसपास एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद फिर 1952 में एक्सपेरिमेंट हुआ था जो हर्शे और चेस ने किया था, और फाइनली इन्होंने ही बताया था कि डीएनए आप क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो जो फाइनल प्रूफ होगा वो लास्ट में ही दिया जाएगा, तो लास्ट में मतलब आखिरी में जो है वो दिया था 1952 में हर्शे और चेस ने। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको हर्शे और चेस का ए ऑप्शन।
इन्होंने भी दिया था लेकिन फाइनल प्रूफ नहीं दिया था। हरगोबिंद खुराना ने आर्टिफिशियल जीन बनाया था, ग्रिफिथ ने 1928 में किया था। तो लास्ट में जो किया था फाइनली जिन्होंने बोला था वो थे हर्शे और चेस। क्वेश्चन नंबर 124, अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, हाँ अपनी कॉपी बनाने की योग्यता होनी चाहिए। डीएनए ही एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने ही समान नए डीएनए मॉलिक्यूल को बना सकता है। बाकी अगर आपको आरएनए बनाना है तो डीएनए से बनेगा, प्रोटीन बनाना है तो आरएनए से बनेगा। कोई भी मॉलिक्यूल अपनी रेप्लिका नहीं बना सकता और इसीलिए डीएनए के अलावा कोई मॉलिक्यूल अपनी रेप्लिका नहीं बना सकता, इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रॉपर्टी होना आवश्यक है। दूसरा, शुड बी स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, हाँ स्टेबल होना जरूरी है। अगर स्टेबल होगा तभी तो वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहा तो वो कैरेक्टर भी चेंज होते रहेंगे और वो स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं रह पाएगी। इसीलिए अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना है तो उसे स्टेबल होना पड़ेगा। शुड बी मोर रिएक्टिव एंड रिलायबल, अगर मोर रिएक्टिव हो जाएगा तो स्टेबल कैसे रहेगा? और हम चाहते हैं स्टेबल रहे, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ये नहीं होना चाहिए। शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, हाँ म्यूटेशन होता है डीएनए में और वो जनरेशन टू जनरेशन तो नहीं होता लेकिन बहुत सारी जनरेशन क्रॉस करने के बाद होता है और धीरे धीरे होता है, तो नई स्पीसीज बनने की संभावना रहती है। और जेनेटिक मटेरियल अगर चेंज होगा तो नई स्पीसीज बनने की संभावना रहेगी, लेकिन ये चेंजेस जो है वो बहुत स्लो होने चाहिए। तो ये वाला जो है स्लो चेंजेस बोला है तो ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब 1, 2 और 4 सही होंगे। ये थर्ड वाला जो है वो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये 1, 2, थर्ड, ये थर्ड हो गया, गलत हो गया। थर्ड अकेला नहीं है, थर्ड 4 नहीं है, 1, 2, 4 ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 4। इसका मतलब 1 स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आंसर होगा टी। 125, द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय एवरी मैक्लिओड, एवरी एटेलॉन, इस मतलब एवरी मैक्लिओड मैकार्टी वाला जो 1943 में एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हैज प्रूव्ड कंक्लूसिवली दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या किया था? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया था। इन्होंने क्या किया था? जो हीट किल्ड S3 था, या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं S3 जो था, इसको हटा देते, S3 जो था इसके डीएनए को लिया और इसके डीएनए के साथ मिलाया R2 स्ट्रेन और देखा कि ये जो R2 स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था किसमें? S3 में। इसका मतलब डीएनए R2 के अंदर जाके अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा था और इस R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहा था S3 में। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद इन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी और कारण से R2 जो है वो S3 में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने इसके साथ डाला डीएनएज, ताकि डीएनएज जो है वो डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है, डीएनए को नष्ट कर देता है। तो ये एंजाइम ने डीएनए को नष्ट कर दिया और फिर तब देखा तो R2 का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए ही था जो R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, क्योंकि जब डीएनए था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और जब डीएनए नहीं था जिसको डीएनएज की मदद से नष्ट कर दिया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? डीएनए ऑफ S3 R2 स्ट्रेन के साथ मिलाया एक बार और एक बार डीएनए के साथ मिलाया, R2 स्ट्रेन और डीएनए। तो लाइव R स्ट्रेन सही है, डीएनए फ्रॉम S स्ट्रेन आरएनए गलत, आरएनए से गलत हो गया। फिर लाइव R स्ट्रेन डीएनए फ्रॉम S स्ट्रेन सही है, डीएनए ये सही है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना ये ऐसे। लाइव R स्ट्रेन डीनेचुरेटेड डीएनए, डीनेचुरेटेड कर दिया तो एक्सप्रेशन हो ही नहीं पाएगा ना कैरेक्टर का। हीट किल्ड R3, हीट किल्ड R3 नहीं, उन्होंने नॉर्मल R2 लिया था, हमने नॉर्मल लिया, हीट किल्ड तो S3 था। तो नॉर्मल R2 में डीएनए डाला S3 का, लाइव R स्ट्रेन डीएनएस और डीएनएस के साथ। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। 125 का आंसर होगा बी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चंस।